30 साल के बाद ये पुराना केस निकाल के हमें परेशान किया जा रहा है। 2 साल से बेल के लिए घूम रही हूँ। पहले सेशंस कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, अब सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। बस यही बात है। सोचिए एक बेल के लिए 2 साल से ऐसा क्या है कि ये लोग संजीव भट्ट से इतना डरते हैं। मेरी तो सिर्फ एक ही बात है, आने दो ना बाहर। तो फिर एक निहत्थे संजीव भट्ट से इतना क्यों डरते हैं, सोचने वाली ये बात है। और ये तो केस ये है कि 30 अक्टूबर को 1990 में अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी। तब मुलायम सिंह ने शायद उसको रोकी थी और लालू जी ने फिर अरेस्ट किया था आगे जाके, और पूरे देश में दंगे हो गए थे और सभी वीएचपी वर्कर्स बाहर थे। और ये जो 133 लोग जो अरेस्ट हुए हैं वो भी वीएचपी वर्कर्स ही थे, जो दंगे कर रहे थे, मस्जिदें जला रहे थे। और हाइट ये है कि इनको वहां की लोकल पुलिस ने पकड़ा है। भानवड़ के जो पीएसआई है उन्होंने गिरफ्तार किया है, वो उन्हीं की कस्टडी में थे, उन्होंने इंटरोगेट किया है। तो संजीव भट्ट तो ये सब में कहीं भी नहीं थे। इनफैक्ट देखिए, मेरे ख्याल से विनय जी जिस तरह की मूवमेंट करना चाहते हैं तो वो सब चीजों के लिए उनको भी पैसे की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, वो मैं मानती हूँ। मैं उनको कोई पैसे वैसे देने वाली हूँ नहीं, बिकॉज और मैं उनसे कुछ पैसे लेने वाली भी नहीं हूँ एज फार एज ये फंडिंग इज कंसर्न। तो उनके खुद के लिए, ये आंदोलन के लिए, ये प्रचार के लिए, या तो संजीव भट्ट के लिए जो भी वो कुछ प्रोग्राम्स करना चाहते हो, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर कुछ भी करते हैं क्राउड फंडिंग, तो मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। देश विदेश में आईपीएस संजीव भट्ट की छुड़ाने की मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही दिन पहले विनय दुबे और काजल निषाद अहमदाबाद में आईपीएस संजीव भट्ट की वाइफ श्वेता भट्ट से मिलने गए थे और इस मुहिम को स्टार्ट करने की परमिशन उन्होंने उनसे लिया। आज हमारे सामने विनय दुबे जी और श्वेता भट्ट जी दोनों हैं, तो आइए जानते हैं कि इस मुहिम के बारे में उनका क्या कहना है। नमस्कार श्वेता जी। नमस्कार। नमस्कार विनय जी। नमस्कार सर। श्वेता जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आखिर हुआ क्या था संजीव भट्ट जी के साथ में, तो दर्शकों को थोड़ा संक्षेप में बताइए पूरा। मेरे ख्याल से ऐसे तो सब लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों हुआ, मगर फिर भी इफ यू इंसिस्ट, तो 5 सितंबर 2018 को सुबह में 8 बजे काफ़ी 40-50 पुलिस वाले आते हैं और मेरे हस्बैंड को क्वेश्चनिंग के लिए ले जाते हैं। ये 30 साल पुराने केस की बात है। द केस विच वॉज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड बाय सीआईडी क्राइम, और ए समरी रिपोर्ट भर दिया गया था उसमें। और गवर्नमेंट को भी पता था कि द ऑफिसर्स जो भी थे उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की थी। और अकॉर्डिंग टू 161 अगर हम लोग सेक्शन में भी बात कर ले तो बॉम्बे पुलिस एक्ट, क्योंकि गुजरात में अभी भी बॉम्बे पुलिस एक्ट हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें कोई भी अफसर हो, क्योंकि सरकारें क्या है आती जाती रहती है मगर अफसर वहीं रहते हैं, तो ये उन्हीं के लिए ये बनाया गया था कि कोई एक सरकार को अगली सरकार के कोई ऑफिसर से कोई भी उसके खिलाफ हो या उससे कोई शिकायत हो तो उसको परेशान ना कर सके। तो उसके हिसाब से अगर आपको कोई गिला शिकवा भी है तो भी आप उसको 2 साल के अंदर अंदर ही कुछ भी कर सकते। 30 साल के बाद आप कोई भी पुराना केस निकाल के कोई भी अफसर को परेशान नहीं कर सकते। और ये तो केस ये है कि 30 अक्टूबर को 1990 में अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी। तब मुलायम सिंह ने शायद उसको रोकी थी और लालू जी ने फिर अरेस्ट किया था आगे जाके, और पूरे देश में दंगे हो गए थे और सभी वीएचपी वर्कर्स बाहर थे। और ये जो 133 लोग जो अरेस्ट हुए हैं वो भी वीएचपी वर्कर्स ही थे, जो दंगे कर रहे थे, मस्जिदें जला रहे थे। और हाइट ये है कि इनको वहां की लोकल पुलिस ने पकड़ा है। भानवड़ के जो पीएसआई है उन्होंने गिरफ्तार किया है, वो उन्हीं की कस्टडी में थे, उन्होंने इंटरोगेट किया है। तो संजीव भट्ट तो ये सब में कहीं भी नहीं थे इनफैक्ट, मगर फिर भी 30 साल के बाद
ये पुराना केस निकाल के हमें परेशान किया जा रहा है। अब इसके अंदर कोई सबूत नहीं है, ना इनको मारने की माने इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी, कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट, कोई पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट, या तो उन लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने कोई फरियाद की हो, कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी जो सरकार सपोर्ट कर रही थी टिल 1911, वो 2011 तक जो सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने जिस दिन सुबह में मेरे हस्बैंड ने 11 बजे एफिडेविट फाइल करी, वो शाम को 4 बजे से यू टर्न लेके परेशानी शुरू कर दी है। सो ये बात है। अच्छा जी। अच्छा, संजीव भट्ट जी के लिए एक और बात मैंने आपके मुंह से सुनी थी कि कैदियों ने भी हड़ताल की, मतलब आपने वो अनशन किया था उनके लिए, कुछ ऐसा उन्होंने किया था, ऐसा क्या किया था वो बताइए दर्शकों को। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जब भी मेरी इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैं श्वेता संजीव भट्ट बात कर रही हूँ, तो ये बात हमेशा बड़े गर्व से कहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो है, उसमें तो कोई बात नहीं है कि मुझे प्राइड होता ही है, मगर जिस तरह देखती हूँ कि लाखों लोग जिस तरह उनको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये एक बहुत ही अजीब बात है। मुझे लोग फोन करते हैं कि हम लोग दुआ में सुबह 3 बजे उठ के संजीव भट्ट के लिए दुआ करते हैं। कई लोग कहते हैं हम लोग उनके नाम की आरतियां करते हैं। अब करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता जो दिल से करते हैं लोग। तब मेरे हस्बैंड साबरमती जेल में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, तब उन्होंने वहां काफी कुछ चीजें सिस्टमैटिक कर दी थी लोगों की सुविधाओं के लिए। वो हमेशा मानते थे कि कैदी बाहर जाए तो एक अच्छा इंसान बन के जाए, और उनको जितना भी मिल सके बेसिक अच्छा खाना, दूध, टाइम पे मेडिकल केयर, जिसके पास आंख में चश्मे नहीं हो तो चश्मे दिला देना, छोटी छोटी बातें, मगर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको एक इंसान समझ के। तो जब उनकी वहां से ट्रांसफर हुई तो 4000 कैदियों ने कितने दिनों तक अनशन रखा। दिस हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कभी ऐसा नहीं हुआ है। कई लोगों ने अपनी हाथ की नसें काटने की कोशिश की। अब ऐसे आदमी के सामने अब कस्टोडियल डेथ जैसी बात का केस करते हो, ऐसे कोई पॉसिबल ही नहीं है ये बात। अच्छा श्वेता जी, आप विनय दुबे जी को कब से जानती हैं, कैसे जानती हैं? क्योंकि इनकी जो छवि है वो काफी विवादित है, इनकी जो भाषा है सोशल मीडिया पे थोड़ी विवादित है, और जो भी ये मिशन लेते हैं अपने हाथ में, उसमें शुरुआत में पत्राचार और बाद में थोड़ा बवाल होता है, जैसा कि बांद्रा में इनको पुलिस ने भी पकड़ लिया था। तो क्या इससे केस की इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, विनय दुबे जी का नाम काफी टाइम से सुना हुआ था और उनके काम के तरीके भी पता है मुझे, मगर मिली अभी ही हूँ। बड़े जेन्युइन इंसान है, दिल से काम करते हैं, और जो इंसान भावुक होके काम करता है, कभी कुछ इधर उधर चूक भी जाता है तो माफ होता है उसे, ये मैं पर्सनली मानती हूँ। सो आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर विनय दुबे जी। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। यू आर वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो विनय जी, आपसे भी एक सवाल था कि जैसे कि आमिर खान एक बार में एक प्रोजेक्ट हाथ में लेता है, तो आप भी वैसा ही क्यों करते हैं? एनआरसी का देखा था मैंने, उसके बाद फिर जो प्रवासी मजदूर का देखा, फिर डॉक्टर कफील खान का देखा, और अभी संजीव भट्ट जी का देख रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है? देखिए, मेरा एक तरीका है, मैं एक अलग तरीके से काम करता हूँ। मैं सिर्फ हवा बना के या मुझे वीडियोस पे लाइक नहीं चाहिए होती है, या मेरा प्रमोशन चला के मुझे अर्निंग नहीं करनी है। मैं एक मुद्दे पे तब तक रहता हूँ जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए, भले वो रिजेक्ट हो जाए या उसका फैसला आ जाए, बट एटलीस्ट वो रहना चाहिए। मेरी एक मेरी इंटरनल एक ये रहती है कि सिर्फ एक वीडियो बना लिया, फिर उस पर भाग गए, फिर दूसरा मुद्दा उठा लिया, तीसरा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई मामला हाथ में ले रहा हूँ तो उसका रिजल्ट दे पाऊँ, भले वो रिजल्ट मेरे हक में आए चाहे सामने वाले के हक में आए, लेकिन चलेगा, बट एटलीस्ट उसका एंड होना चाहिए, चाहे सीएनआरसी में हो, जब तक। इनफैक्ट मैं भी ये बात समझती हूँ कि एक कॉज को लेके चले ना तो ही फोकस रह सकता है। और सब लोग उसी में दिमाग लगाए पूरे वक्त 24 आवर्स अगर एक काम करते तो ही कर सकते हैं। क्योंकि ये लड़ाई ऐसे लोगों के पास सामने लड़ी जा रही है जिनके पास लाखों लोग हैं, हम कम हैं, तो हमें हमारी पूरी ताकत लगानी है इसमें। सो आई एग्री विद दिस टेक्निक। कहीं ना कहीं ये असर पड़ता है। जी
श्वेता जी, बिल्कुल। ये बताइए कि 2011 में जो एफिडेविट हुई थी, इन्होंने किया था डॉक्टर संजीव भट्ट जी ने, उस पे कभी आपको अफसोस नहीं हुआ कि वो नहीं किया होता तो शायद आज न जैसे नॉर्मल आईपीएस या आईएएस लोग जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उस तरह से आप लोग भी जी रहे होते? उस पे कभी अफसोस नहीं हुआ उस फैसले पे? एक तो अच्छी जिंदगी का कॉन्सेप्ट हर एक के लिए अलग होता है। और मैं 21 साल की थी और सर 22 साल के थे। प्यार हो गया, शादी कर ली। तो मेरे ख्याल से साथ साथ पले बड़े हुए हुए हैं हम लोग, ऐसा कह सकते हैं। वी शेयर ऑलमोस्ट सेम म्यूजिक, सेम पिक्चर्स देखते हैं, सेम फ्रेंड्स हैं, सेम आइडियोलॉजीज हैं, एथिक्स भी सेम है। तो उन्होंने मुझे पूछा था ये करने से पहले, और मैं भी एग्री ही हुई थी इस बात पे। अगर मैं उनकी जगह होती तो यही करती, क्योंकि आखिर में इंसान अपना चेहरा आईने में देख सके गर्व से, दूसरे लोग उसके बारे में गर्व से बात कर सके, बहुत जरूरी है। ये सभी चीजें मेरे ख्याल से पैसा, होदा सबसे ऊपर है। आज मुझे किसी को ये नहीं बताना पड़ रहा है इतने टाइम से कि मेरे हस्बैंड इनोसेंट है, ऑनेस्ट है। हर एक लोग ये जानते हैं। मेरा इंटरव्यू वहीं से शुरू होता है कि आपको लगता है कि गुजरात में न्याय मिलेगा, तो सबको पता है कि ये एक ऑनेस्ट ऑफिसर की लड़ाई है, एक ऑनेस्ट ऑफिसर की वाइफ लड़ रही है। तो ये जो सब चीजें हैं, कौन दुआ करता है इतने लोगों, बताइए आप मुझे। साहब, मैं पालनपुर जब जाती हूँ तो जेरोक्स वाले पैसे नहीं लेते मुझसे जेरोक्स करवाने के। ये छोटे छोटे लोग, जिसकी कोई माने अपने चाय वाले को पता चलता है कि संजीव भट्ट साहब की वाइफ ने चाय मंगाई है, तो पैसा नहीं लेता कि हम दूसरा क्या कर सकते, इतना तो कर सकते हैं। ये सब चीज, ये सब चीजों का अच्छी तरह मैं मानती हूँ कि इससे अच्छी तरह की जिंदगी और कोई हो नहीं सकती। बहुत सही कह रहे हैं। केस के लिए आगे क्या आप कर रही हैं? बेल मिलने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? 2 साल से बेल के लिए घूम रही हूँ। पहले सेशंस कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, अब सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। बस यही बात है। सोचिए, एक बेल के लिए 2 साल से। ऐसा क्या है कि ये लोग संजीव भट्ट से इतना डरते हैं? मेरी तो सिर्फ एक ही बात है, आने दो ना बात। सीधी बात है, आपके पास तो सब है, पावर है, पोजीशन है, इतनी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप जितने वकीलों को चाहे रख सकते हो, पूरी फौज आती है वकीलों की। मैं एक वकील रखने के लिए सोचना पड़ता है मुझे। इन लोगों को तो उनके पास सब है ही है। तो फिर एक निहत्थे संजीव भट्ट से इतना क्यों डरते हैं? सोचने वाली ये बात है। हाँ जी, प्लीज। बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैं भी पूछना आशुतोष जी, एक मिनट मैम, मैं ये जानना चाहूंगा, जिस समय आपसे मेरी बात हो रही थी, आप जरा वो रीजंस बताइए सबको, पब्लिक को, कि जजेस जिस तरह से रिजेक्ट कर देते हैं, वो कारण क्या होता है? अब क्या बताएं जुडिशरी के बारे में, मगर आई हैव ग्रेट होप्स विद जुडिशरी। उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। और मैं सचमुच चाहूंगी कि जो मैंने दिक्कतें सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट पे फेस की, वो मैं सुप्रीम में ना फेस करूं। क्योंकि जुडिशरी पे क्या है, हर एक आदमी को एक बहुत भरोसा होता है। कुछ भी अपने देखो, सामान्य 2 लोग लड़ते तो भी कहते कि कोर्ट में देख लेंगे, एक जुमला हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे, या विश्वास है। और मैं इतना ही चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट से मायूस ना हो, बस वही बात है। जो केस है, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, हमें कोई एक्स्ट्रा बात भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमें न्याय दीजिए। बात इतनी सी ही बात मेरी आभार है, बस दैट्स इट। अच्छा, किस बात का डर है ये मोदी सरकार को, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? अगर वो बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि वो आखिर किस बात का डर है। संजीव जी ऐसा क्या कर लेंगे निकल के बाहर? क्या जानते हैं वो ऐसा जो किसी को नहीं पता? क्या पता, उनको ही ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतनी बात जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड इज द सोल सर्वाइविंग विटनेस। एक ही है। पहले मुझे ऐसा लगता है आशुतोष जी, ऐसा मुझे लगता है कि जो दिल्ली में दंगे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक सबसे बड़े राजदार हैं आईपीएस संजीव भट्ट जी। शायद उसी की सजा उनको ये मिल रही है। दिल्ली में दंगे की गोधरा के दंगे? गोधरा, सॉरी, 2002 का जो गोधरा दंगा हुआ था, मैं सॉरी अपने शब्दों को रिपीट करता हूँ,
गोधरा का जो 2002 का जो दंगा हुआ जिसमें मोदी जी एक सबसे बड़े आरोपी के तौर पे दुनिया के सामने आए थे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा जो राज है वो आईपीएस संजीव भट्ट के पास है, क्योंकि उस समय ऑन ड्यूटी थे, स्पेशल प्रोटेक्शन में थे मोदी जी के। और खास तौर पे वो जो मीटिंग हुई थी 12 लोगों की, 13 लोगों की, जो जिसपे मोदी जी ने लीड किया था, उसमें से एक व्यक्ति है आईपीएस संजीव भट्ट जी थे, उपस्थित थे। उसी को लेके जो एफिडेविट गई थी हाई सुप्रीम कोर्ट में, उसी का खामियाजा इनको ये भुगतना पड़ रहा है कि एक जिला और सत्र न्यायालय बिना पूरे विटनेसेस को सुने सिर्फ 20 से 30 विटनेसेस को सुन के अपना फैसला दे देता है, जबकि वहां पे कहा गया था कि 300 विटनेसेस थे जिन्होंने ये क्राइम से संबंधित है, बट केवल 20 से 30 लोगों को सुन के जज साहब फैसला दे देते हैं कि इनको आजीवन कारावास हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर्स हैं, जो मैं केस स्टडी किया या मैडम से जब मेरी मुलाकात हुई थी अहमदाबाद में, उस समय जब हम समझ पाए, तो कहीं ना कहीं ये खुलासे हो सकते हैं, शायद इसी की वजह से आज वो आजीवन कारावास में है जेल। ये जो केस है जो जिनकी ये बात कर रहे हैं 302 में जिनको ने गलत तरीके से फंसाया गया है, वो केस में 30 लोग भी ऐसे प्रोसिक्यूशन पेश करती है जिसको केस से कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं, कोई इसको नहीं बुलाया। बुलाइए ना, हम तो कहते हैं बुलाइए, हम भी पूछेंगे उनको प्रश्न, मगर नो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, नो मेडिकल ऑफिसर्स, नो डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, कोई भी नहीं। सामान्य लोग, कई तो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक कमरे से दूसरे कमरे में फाइल लेके गए हों, और वो भी ऐसे लोग हैं 90% जो वीएचपी इंक्लाइंड है। हमें डिफेंस में एक भी विटनेस को बुलाने नहीं दिया, क्यों? ये सब क्या कहते हैं? और एक्स पार्टी ऑर्डर जस्टिस अरुण मिश्रा से ले लिया उन्होंने कि ये ट्रायल फला डे माने 10th जून तक खत्म कर देनी चाहिए। कैसे ऐसा ऑर्डर? हमें बिना पूछे, वी आर द कंसर्न पार्टी, हमें पूछना चाहिए कि कहाँ तक ट्रायल है, आपको कुछ कहना है इसके बारे में, ये हो सकता है कि नहीं, आपकी डिफेंस बाकी है, हमारा बिल्कुल सब कुछ बाकी है, उसमें आप 10 दिन में फटाक से ट्रायल कंप्लीट करके कन्विक्ट कर देते हो, जजमेंट दे देते हो हाथ में, कैसे हो सकता है? और इतनी स्पीड क्यों? किसी की जीवन मृत्यु की बात है, किसी की लाइफ की बात है, आपको इतनी जल्दी क्या करना है? और ये हाँ जी, एक चीज मैं कंप्लीट करना चाहूंगा मैडम, जो हमने बात हुई थी या जो केस स्टडी में आई है, आशुतोष जी आपको ये जानना चाहिए, वीडियो के माध्यम से पूरे देश को ये जानना चाहिए कि जब ये घटना जिसके लिए इनको आजीवन कारावास दिया गया, उस समय ये एडिशनल एसपी थे उस जिले के, और इनको आरोपी बना के, मुख्य आरोपी बना के इनको आजीवन कारावास दे दिया जाता है। अगर एक एडिशनल एसपी आरोपी बन सकता है तो उस जिले के एसपी का भी उतना ही रोल होता है, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है। उस समय के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी क्यों आरोपी नहीं बनाए गए? ये सबसे बड़ा सवाल, क्वेश्चन केस स्टडी में निकल के आया कि अचानक से सिर्फ टारगेट संजीव भट्ट पे ही क्यों कर दिया गया, और वो सारा टारगेट एफिडेविट के बाद ही क्यों होता है 30 साल बाद? जामनगर जिले में 2 एएसपी है, ये तो जाम जोधपुर जो गांव है जहाँ ये सब हुआ है, और अगर उनके साथ की टीम भी है पूरी, अगर वो सबको बरी कर देते हो, एसपी को कुछ नहीं, सिर्फ एक आदमी को पॉइंट आउट करके आप ये करते हो, ये तो कितनी एकदम क्लियर बात हो जाती है ना कि फंसाना चाहते हो एक आदमी। जी जी, वो एफिडेविट का ही मसला है, बाकी कुछ तो है नहीं। अब टाइम थोड़ा सा खत्म हो रहा है, तो लास्ट एक क्वेश्चन आपसे और है श्वेता जी, कि ये वीना जी ने क्राउड फंडिंग अभी किया था कल परसों में, तो वो उसकी जानकारी आपको है? क्योंकि पहले डॉक्टर कपिल खान के केस में ऐसा हुआ था कि वीना जी ने क्राउड फंडिंग किया था और कई लोगों ने आवाज उठाई थी इस बारे में कि बिना पूछे, फैमिली के परमिशन के बिना किया। तो इसके बारे में बस एक लास्ट जवाब आपसे चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से विनय जी जिस तरह की मूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो सब चीजों के लिए उनको भी पैसे की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, वो मैं मानती हूँ। मैं उनको कोई पैसे वैसे देने वाली हूँ नहीं, बिकॉज, और मैं उनसे कुछ पैसे लेने वाली भी नहीं हूँ एज फार एज ये फंडिंग इज कंसर्न। तो उनके खुद के लिए, ये आंदोलन के लिए, ये प्रचार के लिए, या तो संजीव भट्ट के लिए, जो भी वो कुछ प्रोग्राम्स करना चाहते हो, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर कुछ भी करते हैं क्राउड फंडिंग, तो मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें। थैंक यू श्वेता जी। और आशुतोष जी, मैं आपको एक बार अपडेट करना चाहूंगा कि बहुत जल्द
ये 2 अक्टूबर के आसपास या उसके आगे हम लोग एक नेशनल वाइज पूरे राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन लेके जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर संजीव भट्ट के रिहाई के लिए या सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक निवेदन करेंगे कि सर कृपया इस केस को वापस सुना जाए और जिस आधार पे, मेरिट के आधार पे एक बार सुनवाई हो और एक मौका दिया जाए दोनों पक्षों को कि अपनी बात रखी जा सके वहां पे। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हमें मान्य है, लेकिन एटलीस्ट ये सुनवाई सुनी जाए वहां पे। जज हमें इतना समय दे, मैडम को इतना समय दे कि एटलीस्ट वो जो कहना चाहती हैं, वो जो तथ्य रखना चाहती हैं, वो उनका समय मिले। एक इस तरह का एक माहौल पूरे देश के अंदर हम करना चाहते हैं और उसके लिए बाकायदा हम लोग मैडम को बुलाएंगे और प्रॉपर एक आंदोलन की जो शुरुआत होगी मैडम के हाथ से ही होगी। और हमें विश्वास है पूरे देश की जनता आईपीएस संजीव भट्ट के साथ में है और हम लोग पूरी ताकत के साथ, जिस तरह से आईपीएस डॉक्टर कफील खान के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई, आज वो बाहर है, हमें पूरा विश्वास है पूरे देश के खास तौर पे यूथ एक साथ आएंगे सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पे और आईपीएस संजीव भट्ट जी जरूर अपने परिवार के बीच में होंगे। और उसके बाद आपके ही चैनल पे एक वीडियो मैडम के साथ और आईपीएस संजीव भट्ट जी के साथ हम सब लोग मिलकर बनाएंगे और देश को धन्यवाद कहेंगे कि आपकी वजह से आज जो स्माइल मैडम के चेहरे पे है वो हमेशा ऐसे बरकरार रहे। बिल्कुल, मुझे भी यही उम्मीद है। मैं भी इंतजार कर रही हूँ, कितने 2 साल हो गए और ज्यादा दिन और नहीं मैम, एक वचन है हम जैसे युवाओं की तरफ से, बहुत जल्द वो आपके बीच होंगे, आपके साथ होंगे और आप दोनों इसी तरह से खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएं। ये बस प्रे है ऊपर भगवान के लिए हमारी तरफ से। थैंक यू। जी, अंत में सत्य की जीत होती है, ये पक्का है। बस बिल्कुल, सत्यमेव जयते। बिल्कुल। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू विनय जी, X24 पे आने के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया श्वेता मैम, बहुत शुक्रिया।